हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास नंबर 35। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। चैप्टर नंबर 11 चल रहा है फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसमें हम क्लास नंबर 34 में फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में पढ़ चुके हैं कि फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। अब हम ये पढ़ेंगे कि जो गवर्नमेंट होती है, जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड करते समय जब हमें करेंसी को एक्सचेंज करना पड़ता है तो किस तरीके से गवर्नमेंट क्या रेट मेंटेन करती है, क्या एक्सचेंज रेट रहता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको यूएसए से ट्रेडिंग करनी है तो यूएसए के लिए आपको डॉलर करेंसी चाहिए, तो आपको कितने रुपये दे के आपको कितने डॉलर मिलेंगे, किस रेट पर आपको कितना डॉलर मिलेगा, तो वो कहलाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो गवर्नमेंट जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रेट कौन सा मेंटेन करती है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट मेंटेन करने के कई तरीके होते हैं जिनके बारे में हमने आज पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो की स्टार्टिंग अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रेट से करेंगे तभी आपको चीज़ें जुड़ती हुई नज़र चली आ जाएंगी। हाँ, साथ के साथ मुझे आपको एक चीज़ और बतानी है कि जो ये टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम है, जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। दो पार्ट में डिवाइड करने का रीज़न ये है कि जो आपका पहला पार्ट है हिस्ट्री ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसमें बहुत कम हिस्सा ऐसा होगा जो आपके सिलेबस के पार्ट होगा, थोड़ा सा हिस्सा है, और बहुत ज़्यादा हिस्सा सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, और वो होना भी ज़रूरी है क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट की हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई थी और आज क्या सिनारियो चल रहा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है कि एक इम्पोर्टर है, वो इम्पोर्ट करता है गुड्स किससे, यूएसए से, और बी जो है वो एक्सपोर्टर है, वो क्या करता है, इंडिया में एक्सपोर्ट करता है। तो जो ए पर्सन है जो इंडिया में रहता है उसने बी को डिमांड की कि भाई मुझे 50 मोबाइल चाहिए XY कंपनी के, कुछ भी कंपनी का नाम ले लो, तो XY कंपनी के 50 मोबाइल चाहिए। तो बी ने जो यूएसए में रहता है उसने कहा कि भाई एक मोबाइल की कीमत $200 है, अगर आपको 50 मोबाइल चाहिए तो आपको मुझे $10,000 देने पड़ेंगे। अब हमारे इंडिया में डॉलर तो है नहीं, डॉलर तो हैं लेकिन आपकी जेब में थोड़ी हैं। डॉलर के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, बैंक में जाना पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई जो होता है वो डॉलर जो देता है वो आपको बैंक में देता है, ना कि डायरेक्टली पब्लिक में सप्लाई करता है। तो आपको 50 मोबाइल चाहिए जो कि $10,000 के हैं। जब आप $10,000 में पेमेंट करोगे यूएसए को, तभी वो माल की डिलीवरी करेगा। अब ए जो है वो कहाँ गया, अपने बैंक में गया, जो इंडिया में बैंक है, इंडियन बैंक जो है उसमें गया, और उसने वहाँ पर 6 लाख रुपए जमा करा दिए। अब 6 लाख रुपए क्यों जमा कराए, समझ लीजिए। जो डॉलर का एक्सचेंज रेट है वो ये है कि अगर आपको $1 चाहिए तो $1 का जो रेट है वो 60 रुपये, मतलब अगर आप अपनी 60 यूनिट देते हो, 60 रुपीज़ देते हो, तब आपको वहाँ की एक यूनिट मिलेगी, $1 मिलेगा। क्लियर, मतलब $1 अगर आपको चाहिए तो आपको 60 रुपये देने पड़ेंगे, तब जाके उसको आप ले पाओगे। तो 60 रुपये जब आप 60 रुपये के हिसाब से जब आप बैंक में 6 लाख जमा कराओगे तो आप कैलकुलेट करके देख लो, 6 लाख रुपए के $10,000 मिल जाएंगे आपको 60 रुपये के हिसाब से। तो बैंक ने क्या किया, आपने बैंक में 6 लाख रुपये जमा करा दिए और बैंक ने आपको $1 60 रुपये के हिसाब से $10,000 दे दिए। अब वो $10,000 हैं, उसको देने से पहले ए ने बैंक से बोला कि क्या ये 60 रुपये का जो रेट चल रहा है, क्या ये 60 रुपये का रेट आजकल सेम रहता है, अगर मैं 2-3 दिन बाद मोबाइल लेना चाहूँ या 1 हफ्ते बाद लेना चाहूँ तो क्या रेट यही रहेगा। तो बैंक ने बोला कि आप तो आए हो आज, मतलब 6 जुलाई को, देखो मैंने यहाँ पे डेट लिखी हुई है, 6 जुलाई को आप आए हो, ऐसा बैंक बोल रहा है ए को, तो आज रेट है 60, कल रेट था इसका 58 रुपये $1 का, और मे भी आगे आने वाले 7 जुलाई को, अगले दिन कल आपका रेट 58 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जब मार्केट में किसी भी करेंसी को एक्सचेंज करने का जो रेट है वो डे बाय डे बदलता रहे, वीकली हो, मंथली हो, लेकिन उसमें फ्लक्चुएशन होती रहे, और वो फ्लक्चुएशन हो रही है मार्केट के मैकेनिज्म के हिसाब से। मार्केट मैकेनिज्म मतलब मार्केट में क्या होता है, डिमांड और सप्लाई। अगर आप किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा करोगे तो जो सप्लाई करने वाला है वो क्या करेगा, उस चीज़ के रेट बढ़ा देगा। तो यही सिस्टम है मार्केट मैकेनिज्म में। अगर डिमांड सप्लाई का खेल होता है, अगर डिमांड डॉलर की बढ़ रही है, और ऑब्वियसली डॉलर की डिमांड बढ़ती है क्योंकि ग्लोबल करेंसी है, तो डॉलर की डिमांड जब बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है जो डॉलर सप्लाई करने वाली कंट्री है यूएसए, वो अपना क्या करेगा, रेट हाई चार्ज कर देगा। तो इसीलिए जब डॉलर के रेट्स फ्लक्चुएट होते रहें, किसी भी करेंसी के जब रेट फ्लक्चुएट होते हैं, तो ये समझ लीजिए कि वो कौन सा एक्सचेंज रेट सिस्टम है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। उसको फ्लोटिंग एक्सचेंज सिस्टम कहते हैं और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो आपका फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम रहा है, ठीक है, उसकी हिस्ट्री कहाँ से शुरुआत हुई है। देखिए इसके दो पार्ट हैं, एक ऑफिशियल फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम और एक है अनऑफिशियल फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम। जो ऑफिशियल फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम है
जिसमें कंट्रीज़ ने सभी कंट्रीज़ ने मिलकर आपस में जब मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया, एक स्टैंडर्ड सेट किया, तो वहाँ से ऑफिशियल सिस्टम की शुरुआत हुई, जहाँ पर सभी कंट्रीज़ ने मिलकर आपस में डिसाइड किया कि हमारा एक्सचेंज सिस्टम ये रहेगा। तो वो शुरुआत हुई थी 1870 से, 1870 सदी से, 1870 सन में शुरुआत हुई थी उसकी। और उससे पहले जितना भी फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम था वो फ्लेक्सिबल था, मतलब उसमें कोई बेस नहीं था। कोई भी कंट्री किसी के साथ कोई भी रेट तय कर लेती थी, कभी बढ़ा देती थी, कभी गिरा देती थी। कोई कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ मेटल्स में डील कर रही है, कोई करेंसी में डील कर रही है, तो कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था, कोई कॉमन सिस्टम नहीं था, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, ठीक है। और उसमें एक प्रॉब्लम ये भी आती थी, 1870 से पहले ये प्रॉब्लम आती थी कि अगर मान लीजिए कि अगर आपको किसी कंट्री से कुछ खरीदना है, इंपोर्ट करना है, लेकिन उस कंट्री में आपकी करेंसी एक्सेप्टेबल नहीं है, या उस कंट्री में जो चीज़ आप देना चाहते हो, मान लीजिए आप उस कंट्री में सिल्वर देना चाहते हो, तो वहाँ पर सिल्वर एक्सेप्टेबल नहीं है, वहाँ सिल्वर का कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। या आप किसी कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहते हो, ठीक है। अब वहाँ एक्सपोर्ट करने के लिए जो वो कंट्री जिस मेटल का यूज़ कर रही है वो आपकी कंट्री में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो चलिए, ये तो दूर की बात है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि 1870 में ऐसा क्या हुआ। 1870 में बहुत जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी थी जिन कंट्रीज़ की, जैसे आपके वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री थी, जैसे आपका फ्रांस हो गया, आपका जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, यूके हो गया, या यूएसए हो गया, ये अपने आप में बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी हुआ करती थी अपने टाइम की, क्योंकि इन लोगों के पास बहुत बड़ी मात्रा में मेटल्स रिजर्व्स होते थे, आपका सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है। ये अपने आप में इनके यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो मिनरल्स होते थे, रिसोर्सेज होते थे, इसलिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेवलप इकोनॉमी मानी जाती थी उस समय की। तो इन सभी कंट्रीज़ ने मिलकर एक समझौता किया। उन्होंने ये समझौता किया कि हम आपस में एक सिंगल मेटल को लेकर डील करेंगे। वो मेटल था गोल्ड। कि मतलब अगर मान लीजिए कि अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक छोटा सा, जैसे मान लीजिए कि यूएसए ने किसी भी यूरोपियन कंट्री को, जैसे जर्मनी को बोला कि भाई अगर आपको हमसे कुछ खरीदना है, ठीक है, खरीद लो, लेकिन हम लेंगे गोल्ड। तो जर्मनी ने कहा कि ठीक है, अगर आपको हमसे कुछ खरीदना है तो हम भी आपसे गोल्ड लेंगे। तो इसका मतलब गोल्ड को बेस बना दिया गया कि जब भी ट्रेडिंग होगी इंटरनेशनल लेवल पर तो गोल्ड का एक्सचेंज किया जाएगा। एक कंट्री गोल्ड लेगी, अगर वो मान लीजिए यूएसए जर्मनी से कुछ इंपोर्ट कर रहा है तो यूएसए जर्मनी को गोल्ड देगा, और जर्मनी अगर यूएसए से इंपोर्ट करेगा तो वो जर्मनी यूएसए को गोल्ड देगा। तो दोनों कंट्री आपस में गोल्ड का एक्सचेंज किया करती थी, ठीक है। अब गोल्ड को लेकर ये तो सेट करना पड़ेगा ना कि भाई जर्मनी अपनी करेंसी की, अब जर्मनी के वहाँ गोल्ड का क्या रेट है और यूएसए में क्या रेट है। तो जितनी भी कंट्रीज थी उन्होंने आपस में समझौता किया ऑफिशियली कि हम अपने गोल्ड का रेट तय कर लेते हैं। जैसे चलिए इसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जर्मनी पर पाउंड चलता है, तो जर्मनी में क्या हुआ कि वहाँ की सरकार ने ये तय करा कि भाई $1 5 ग्राम गोल्ड के बराबर होगा। तो अमेरिका ने कहा कि भाई हमारा $1 2 ग्राम गोल्ड के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ने अपने रेट जो हैं वो तय कर लिए आपस में एग्रीमेंट के तहत कि 1 पाउंड 5 ग्राम ऑफ गोल्ड के बराबर होगा और $1 2 ग्राम ऑफ गोल्ड के बराबर होगा। इसका मतलब दोनों के बीच में जो एक्सचेंज रेट तय हुआ वो ये हुआ कि अगर जर्मनी की किसी भी पार्टी को, किसी भी ट्रेडर को अगर डॉलर चाहिए तो 1 पाउंड के बदले में उसको $2.5 मिलेंगे, और यूएसए में अगर किसी पार्टी को ट्रेड करना है तो उसे $2.5 दे के 1 पाउंड मिलेगा। और इसके चलते ये भी फिक्स किया गया कि अगर मान लीजिए कि यूएसए के पास ट्रेडिंग करते समय पाउंड आ जाते हैं और या फिर जर्मनी के पास ट्रेडिंग करते समय डॉलर आ जाते हैं, तो कभी भी दोनों कंट्रीज़ आपस में एक दूसरे के साथ अपनी करेंसी को वापस करके, रिटर्न करके उन्हें रिडीम करा सकती है गोल्ड में। चलिए, अब उसके बाद ये गोल्ड स्टैंडर्ड जो था, जिन कंट्रीज़ के बीच में ये स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया था, क्या ये गोल्ड स्टैंडर्ड लंबे समय तक चला? ये गोल्ड स्टैंडर्ड जो था वो आपका 1870 में शुरू हुआ था और 1914 तक चला, क्योंकि 1914 में क्या हुआ था कि वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई थी अमंग यूरोपियन कंट्रीज़। जो यूरोपियन कंट्री थी जिसमें आपका जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, मैंने यहाँ पर नाम लिख रखे हैं, रशिया, यूएसए, सर्बिया। तो बेसिकली जो लड़ाई शुरू हुई थी वो ऑस्ट्रेलिया और सर्बिया के बीच में हुई थी। ये सारी की सारी आपकी यूरोपियन कंट्रीज़ है। तो इन यूरोपियन कंट्रीज़ में जब आपस में लड़ाई शुरू हुई तो इन लड़ाई में क्या हुआ था, इनके बीच में जब युद्ध शुरू हुआ तो इस युद्ध के दौरान जो था यूरोपियन कंट्री ने गोल्ड स्टैंडर्ड को रोक लगा दी थी। उन्होंने ये कहा था कि भाई हम गोल्ड स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करेंगे। क्यों नहीं फॉलो करेंगे? क्योंकि युद्ध के दौरान जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उसमें प्रोडक्शन बिल्कुल बंद हो गया था, वॉर का सिस्टम शुरू हो गया था, वहाँ पर सिर्फ कंजम्पशन ही हो रहा था, प्रोडक्शन तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा था, ठीक है।
तो उस समय पर जो कंट्रीज़ अपने आप में गोल्ड के लिए स्ट्रांग थी, जिन कंट्री के पास बहुत ज़्यादा गोल्ड था, उन कंट्री को तो वॉर सिचुएशन में भी प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि वॉर सिचुएशन में बेसिकली होता क्या है कि कंट्रीज़ में इंपोर्ट ज़्यादा होता रहता है, एक्सपोर्ट बिल्कुल होता नहीं है, इंटरनेशनल ट्रेड वन साइडेड हो जाता है। तो उस समय पर जो बिल्कुल कमज़ोर इकोनॉमी थी जिन कंट्रीज़ की, जिनके पास गोल्ड के रिजर्व बहुत कम थे, उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड को फॉलो करना बंद कर दिया। उन्होंने ये कहा कि अगर हम वॉर टाइम में इंपोर्ट करते रहेंगे और गोल्ड हमारे कंट्री से आउटफ्लो होता चला जाएगा, तो उस केस में क्या होगा कि कंट्री में बहुत बड़ा डिज़ास्टर आ जाएगा, क्योंकि अगर सारा का सारा गोल्ड चला जाएगा हमारी कंट्री से और हमारी कंट्री में मनी सप्लाई नहीं रहेगी, तो उस केस में प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगी। तो इसीलिए अब वॉर टाइम में बहुत सारी कंट्रीज़ को अपनी मनी सप्लाई को बढ़ाना ज़रूरी हो गया, क्योंकि लोगों के पास पैसा ख़त्म हो गया था, क्योंकि इंपोर्ट करते करते कंट्री में गोल्ड का आउटफ्लो हो गया, मनी सप्लाई भी चली गई। तो कंट्री को अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए मनी सप्लाई को बढ़ाना था। तो जैसे ही पीस टाइम आया, 1918 तक आपका युद्ध चला, 4 साल तक ये आपका वॉर चला, उसके बाद वॉर की सिचुएशन बंद हो गई। तो 1918 से लेकर 1939 तक फिर दोबारा से गोल्ड स्टैंडर्ड को फॉलो किया गया। कंट्री आपस में एक दूसरे के साथ गोल्ड बेसिस पर ट्रेडिंग करने लगी। लेकिन फिर 1939 में फिर दोबारा वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, वर्ल्ड वॉर 2, और फिर दोबारा से वर्ल्ड वॉर 2 जब शुरू हुआ तो उसके बाद फिर दोबारा से गोल्ड स्टैंडर्ड को अवॉइड किया गया, क्योंकि मनी सप्लाई आप बढ़ा नहीं सकते युद्ध के दौरान। गोल्ड स्टैंडर्ड में यही बोला जाता है कि जितना गोल्ड है उतनी मनी सप्लाई करो। तो फिर दोबारा से जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, जर्मनी, जापान और इटली का यूएसए, यूके और चाइना के साथ जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ था, तो उस दौरान भी गोल्ड स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया गया। बहुत सारी कंट्री ने मनी सप्लाई बढ़ा दी अपने गोल्ड के अगेंस्ट जाके। तो ये सारी प्रॉब्लम थी जिसने गोल्ड स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1944 में जब गोल्ड स्टैंडर्ड को बिल्कुल बंद ही कर दिया गया, तो 1944 में एक मीटिंग बुलाई गई, ठीक है। उसमें क्या किया गया कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड था वो एक फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम हुआ करता था, गोल्ड स्टैंडर्ड, कि हम गोल्ड्स में ही आपस में एक दूसरे के साथ जो रेट है उसी में हम एक दूसरे के साथ गोल्ड के बेसिस पर ट्रेडिंग करेंगे। लेकिन 1944 में जब आपका युद्ध ख़त्म हुआ, 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ था, तो उसके बाद जितनी भी स्ट्रॉन्ग नेशंस थे, जिसमें जापान, रशिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ठीक है, आपके यूके हो गया, ठीक है, ये सारी कंट्रीज़ ने मिलकर आपस में क्या किया, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को रिवाइज़ करने के बारे में सोचा कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड है हम उसको रिवाइज़ करेंगे, कोई एक नया मैकेनिज़्म लेके आएंगे, एक नया मॉनेटरी सिस्टम लेके आएंगे, जिसमें आगे आने वाले टाइम में वॉर की सिचुएशन दोबारा अगर हो भी सही कोई चांस हो तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो एक ऐसा सिस्टम सेट किया जाए जिसमें कंट्रीज़ को आपस में इंटरनेशनल ट्रेड करने में प्रॉब्लम ना आए। तो 1944 में 44 कंट्रीज़ ने कलेक्टिवली मिलकर एक एग्रीमेंट पे साइन किया जिसका नाम था ब्रिटन वुड एग्रीमेंट। ब्रिटन वुड जो बेसिकली क्या है, एक जगह का नाम है, एक सिटी है जो न्यू हैम्पशायर यूएसए में है। यूएसए में एक जगह है न्यू हैम्पशायर, उसमें एक सिटी है ब्रिटन वुड। वहाँ पर ये 44 कंट्रीज़ ने मिलकर एग्रीमेंट साइन किया। तो इसीलिए जब वो जिस जगह पे वो एग्रीमेंट उन्होंने आपस में मिलकर डिसाइड किया गया, उस जगह का नाम ब्रिटन वुड था। तो इसीलिए उस एग्रीमेंट का नाम ब्रिटन वुड एग्रीमेंट के नाम से रख दिया गया उस एग्रीमेंट को। उस एग्रीमेंट में 2 बातें रखी गई थी, बहुत महीने भर तक, 2 महीने तक मीटिंग चली। तो उसमें 2 बातों को फिक्स किया गया। पहला ये कि डॉलर, सभी कंट्रीज़ जो होंगी वो डॉलर पे पैक्ड होंगी। मतलब ध्यान से समझिएगा कि जो डॉलर है वो मेन रहेगा, सेंट्रल रहेगा। डॉलर बिल्कुल सेंट्रल रहेगा, ग्लोबल करेंसी मानी जाएगी, सभी कंट्रीज़ डॉलर में डीलिंग करेंगी। मतलब एक कंट्री दूसरे के साथ डॉलर में ही डीलिंग करेंगी, चाहे आपका कोई भी कंट्री हो, आपस में जब भी ट्रेडिंग करेगी, यूएसए जापान से करे, जापान रशिया से करे, रशिया फ्रांस से करे, तो सब आपस में क्या करेंगे, डॉलर में डीलिंग करेंगे, एक दूसरे को डॉलर एक्सचेंज करेंगे। अगर यूएसए को जर्मनी से डीलिंग करनी है तो डॉलर, जर्मनी को रशिया से करनी है तो डॉलर, रशिया को जापान से करनी है तो डॉलर। मतलब एक कंट्री को, एक करेंसी को फिक्स कर दिया गया, डॉलर को फिक्स कर दिया गया कि सभी डॉलर से में डील करेंगे आपस में। और उन्होंने ये कहा कि जब सभी कंट्री आपस में डॉलर में डील करेंगी तो उन सभी कंट्री के पास डॉलर कहाँ से आएगा। तो यूएसए ने कहा कि हम डॉलर को प्रिंट करके देंगे, जिस भी कंट्री को डॉलर चाहिए, ठीक है, जितना डॉलर चाहिए वो क्या करेगा, वो कंट्री यूएसए को 28 ग्राम गोल्ड देगी। 28 ग्राम गोल्ड के बदले में उसे $35 दिए जाएंगे। मतलब $35 दे के 28 ग्राम गोल्ड लेना पड़ेगा हर कंट्री को, ये मिनिमम रेट था। इसी सिस्टम के तहत जब ब्रिटन वुड सिस्टम लाया गया तो उसके तहत 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। एक IMF था और एक वर्ल्ड बैंक था। IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक जिसका दूसरा नाम था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इन दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन को लाया गया था, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के हम फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को ब्रिटन वुड्स सिस्टम के अंडर में ही सेट किया गया था और यूएसए में ही इन ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को बनाया गया था उसको बनाया गया था कि प्रमोट ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि सभी कंट्रीज़ में किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी ना रहे, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी रहे। सभी कंट्री में जो एक्सचेंज रेट बनाया गया है, जैसा मैंने बताया, वो एक्सचेंज रेट स्टेबल रहे, कोई एक्सचेंज रेट कोई चेंज ना करे, और सभी कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड बैलेंस है, जो डिफ़िकल्टीज़ है पेमेंट करने की, जो ट्रेड डेफिसिट आता है, जो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में देखते हैं कि जब कंट्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा हो जाता है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा होता है, तो जो ट्रेड डेफिसिट आता है उसको आईएमएफ के ज़रिए पूरा कर दिया जाए। अगर किसी भी कंट्री को डॉलर की कमी पड़ रही है तो आईएमएफ उसे डॉलर प्रोवाइड करा देगा, या कोई भी अगर कोई भी क्राइसिस आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आईएमएफ उसकी हेल्प करेगा। वर्ल्ड बैंक का क्या काम था कि जितने भी ऐसी कंट्रीज़ जिनके पास मान लीजिए गोल्ड की कमी है, जिनके पास मान लीजिए वहाँ पर वॉर की सिचुएशन आ गई है या उनकी कोई इंटरनल क्राइसिस चल रहा है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो वर्ल्ड बैंक उन्हें क्या करेगा कि उन्हें लोन देगा, उन्हें करेंसी देगा डॉलर, और वहाँ पर डॉलर को देने के बाद एज अ लोन वो कंट्री क्या कर सकती है, अपने आप को दोबारा से डेवलप कर सकती है। तो 1945 में ब्रिटन वुड्स सिस्टम आया जिसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को बनाया गया और वर्ल्ड बैंक को बनाया गया, जिसके फंक्शन के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया। लेकिन 1945 से लेकर 1955 के बीच में 10 साल ये सिस्टम बहुत स्मूथ चला, ठीक है। सारी की सारी कंट्रीज़ आपस में एक दूसरे के साथ डॉलर्स में डील करती थी, और अगर किसी को अपने डॉलर्स को रिडीम कराना होता था कि अपने डॉलर्स के बदले में गोल्ड चाहिए होता था, तो वो यूएसए के पास जाकर, आईएमएफ के पास या वर्ल्ड बैंक के पास जाकर डॉलर को गोल्ड में एक्सचेंज करा सकती थी। द फंक्शन इज़ स्मूथिंग, द फंक्शन इज़ वर्किंग वेरी स्मूथली। 10 साल तक ऐसा ठीक चला, लेकिन बट 1 नवंबर 1955 में क्या हुआ, वियतनाम वॉर हुआ, ठीक है। ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। एक वियतनाम वॉर हुआ था, कुछ कंट्रीज़ थी, ठीक है, उनमें आपका कंबोडिया, लोविया, वियतनाम, कुछ ऐसी कंट्रीज़ थी जिन्होंने आपस में वॉर शुरू कर दिया था और यूएसए ने इनकी मदद की थी वॉर में। लेकिन अल्टीमेटली उल्टा पड़ गया कि यूएसए इस वॉर में गया तो था लेकिन खुद हार के आ गया। तो 1960 के आसपास क्या हुआ कि जो वियतनाम वॉर की वजह से यूएसए का बहुत बड़ा खर्चा जो था, वो वॉर बहुत बड़ा एक एक्सपेंडिचर जो था वो वॉर के ऊपर होना शुरू हो गया। जो वॉर की सिचुएशन थी वहाँ पर यूएसए ने बहुत बड़ा खर्चा मिलिट्री इक्विपमेंट्स के ऊपर, मिलिट्री पर्सनल के ऊपर बहुत बड़े अमाउंट में खर्चा होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से यूएस जो डॉलर था वो बहुत ज़्यादा मार्केट में फ्लॉइट होने लग गया। और साथ के साथ जो उस समय के प्रेसिडेंट थे लियंडन जॉनसन, उन्होंने भी क्या किया, जो इकनॉमी थी यूएसए की उसको इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने जो पब्लिक एक्सपेंडिचर थे वो भी बढ़ाना शुरू कर दिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, या अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए। तो उससे भी क्या हुआ, मार्केट में डॉलर बहुत ज़्यादा 1960 के आसपास मार्केट में फ्लक्चुएट होना शुरू हो गया, जिससे लोगों के पास मार्केट में एक्सेस डॉलर की सप्लाई होने की वजह से यूएसए में इन्फ्लेशनरी सिचुएशन पैदा हो गई 1960 के आसपास। तो इसके लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा वरी हो गई, क्योंकि उस समय जो फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम था उसमें ये कहा गया था कि जिसके पास भी $35 होंगे वो गवर्नमेंट को $35 दे के $35 के बराबर 28 ग्राम गोल्ड अपना वापस ले सकता है। तो गवर्नमेंट को ये चिंता होने लग गई कि जब सबके पास डॉलर आ गया है तो सभी लोग कहीं ऐसा ना हो अपना डॉलर दे के हमें अपना गोल्ड वापस लेने लगें और हमारा गोल्ड का रिजर्व ख़त्म हो जाए। क्योंकि जो यूएसए की पावर थी, जो यूएसए की इकनॉमी थी, वो गोल्ड पे डिपेंड थी, क्योंकि यूएसए के पास जो कंट्री का 3/4 गोल्ड था, मतलब पूरी कंट्री का 3/4 अगर हम गोल्ड निकालें तो वो यूएसए के पास था, जिससे यूएसए गवर्नमेंट की अपनी एक पहचान थी। तो इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट के अंदर एक डर आने लग गया। तो उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, इससे कंट्री में गवर्नमेंट का जो यूएसए डॉलर था वो ओवर वैल्यूएट हो गया। ओवर वैल्यूएट का मतलब ये हो गया कि इतना मार्केट में डॉलर चला गया, उसके मुकाबले अगर हम कंपेयर करके देखें तो उतना गोल्ड यूएसए के पास उस समय नहीं अवेलेबल हो पा रहा था। तो उससे क्या हुआ, कंट्री में ओवर वैल्यूएशन हो गया, जो करेंसी थी वो ओवर वैल्यूएट हो गई। ओवर वैल्यूएट का मतलब ये हो गया कि मार्केट में करेंसी इतनी ज़्यादा चली गई जितना कंट्री के पास गोल्ड नहीं था, तो उसे कहते हैं ओवर वैल्यूएशन। ओवर वैल्यूएशन का मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर $600 में आपको $10 मिल रहा है, अब वही डॉलर आपको $600 में $9 मिल रहा है, मतलब $600 देकर पहले $10 मिल रहा था, अब वही $600 दे के अब आपको $10 की बजाय $9 मिल रहा है। तो 1960 के आसपास इम्पोर्ट ऑफ रेस्ट ऑफ द कंट्री फ्रॉम यूएसए बिकम कॉस्टली एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री स्टार्ट डिक्लाइनिंग इम्पोर्ट फ्रॉम यूएसए से उन्होंने इम्पोर्ट करना बंद कर दिया था। एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री हु हैव डॉलर स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू गोल्ड। और जितने भी लोगों को जब ये पता चला कि गोल्ड जो यूएसए की है उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा डॉलर फैल चुका है और इतना गोल्ड यूएसए के पास है नहीं, तो लोगों ने कोशिश करी कि अपने अपने जितने उनके पास डॉलर थे अकॉर्डिंग टू द ब्रिटन वुड्स सिस्टम, सारी कंट्री जो डॉलर को मेन करेंसी लेकर एक्सचेंज कर रही थी, आपस में
ट्रेडिंग कर रही थी, उन्होंने सोचा क्यों ना अब हम अपनी करेंसी को अपने मार्केट के हिसाब से तय करें और जो भी हमारे पास डॉलर है वो यूएसए को वापस देके अपना गोल्ड वापस ले लें। तो उसी समय पर 1970 के आसपास जब ये बहुत ज़्यादा र्यूमर फैल गया कि अमेरिका की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, डॉलर बहुत ज़्यादा मार्केट में फ्लोट हो चुका है, तो अमेरिका के उस समय के प्रेसिडेंट 1970 में जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था निक्सन ने ये ऑर्डर पास किया कि पहला ऑर्डर ये कि जो भी जिन लोगों के पास, चाहे वो दूसरी कंट्रीज़ हों, चाहे वो हमारी कंट्री के लोग हों, चाहे वो किसी भी कंट्री के लोग हों, जिनके पास डॉलर है, अब उनके डॉलर को गोल्ड में वापस नहीं किया जाएगा। भले ही उन्होंने हमें गोल्ड दे के डॉलर लिया हो, लेकिन अब उनको डॉलर वापस दे के उन्हें गोल्ड नहीं मिलेगा। अब ये पहला उन्होंने ये उसको उस समय पर जब ये अनाउंसमेंट हुई थी तो ये एक शॉकिंग न्यूज़ थी लोगों के लिए, उस कंट्री के लिए, क्योंकि सभी लोगों के पास डॉलर जा चुका था। क्योंकि ब्रिटेन वुड्स सिस्टम में डॉलर को ग्लोबल करेंसी माना गया था कि ग्लोबल करेंसी रहेगी डॉलर, सभी लोग डॉलर में डील करेंगे, जिनको डॉलर में डील नहीं करना वो यूएसए को डॉलर वापस देके अपना गोल्ड वापस ले सकता है। तो ब्रिटेन वुड सिस्टम वहीं पे डिक्लेयर क्या हो गया, कोलैप्स्ड हो गया, ब्रिटेन वुड सिस्टम बंद हो गया। 1970 के आसपास लोगों को मना कर दिया गया कि अब ब्रिटेन वुड सिस्टम फॉलो नहीं होगा। तो 1970 वो टाइम था जब ब्रिटेन वुड सिस्टम को मना कर दिया गया, जो फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम उस समय पर फिक्स हुआ था। तो अल्टीमेटली उस समय पर सिचुएशन क्या बनी, एट दैट टाइम कोलैप्सिंग ऑफ ब्रिटेन वुड सिस्टम। उस समय ब्रिटेन वुड सिस्टम जो था, जो 1944 में शुरू हुआ था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के हिसाब से, हालांकि उसमें गोल्ड स्टैंडर्ड तो था ही था उसमें, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करके बनाया गया था। इंपोर्ट फ्रॉम यूएसए बिकम कॉस्टली, जो इंपोर्ट था वो यूएसए से बहुत कॉस्टली हो गया था, क्योंकि पहले डॉलर आपको ज़्यादा मिल रहे थे, अब डॉलर की वैल्यू आपको कम मिल रही थी। एंड डॉलर विल नॉट बी कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड, डॉलर जो है वो गोल्ड में कन्वर्टेबल नहीं होगा, जो कि ब्रिटेन वुड सिस्टम में डिस्कस किया गया था एज डिस्कस्ड इन ब्रिटेन वुड सिस्टम, दैट डॉलर 35 इज इक्वल टू 20 ग्राम ऑफ गोल्ड। जिनके पास भी कंट्री में, जितनी भी पूरे वर्ल्ड में जिनके पास डॉलर है, सभी अपने डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट करा सकते हैं, एनी टाइम, कभी भी करा सकते हैं। एंड यूज्ड एज द ग्लोबल करेंसी, डॉलर को ग्लोबल करेंसी की तरह यूज़ किया जाएगा, सभी देश आपस में एक दूसरे के साथ डॉलर में एक्सचेंज कर सकते हैं। ऑल द रूल्स गेट कोलैप्स्ड ऑफ ब्रिटेन वुड सिस्टम, तो ब्रिटेन वुड सिस्टम के जितने भी रूल्स थे वो सारे के सारे कोलैप्स हो गए, सारे के सारे जो थे वो जिनको फॉलो नहीं किया गया, दूसरी कंट्रीज़ भी फॉलो नहीं करने लगी। उसके बाद निक्सन ने डिक्लेयर किया ऑल द कंट्रीज़ नाउ फ्री टू सेट देयर फॉरेन एक्सचेंज रेट टू ईच अदर। अब उसके बाद ब्रिटेन ने ये क्या किया कि उन्होंने कहा कि सब अपनी अपनी करेंसी आपस में एक दूसरे के साथ रेट फिक्स कर लें, मतलब सब अपनी करेंसी को एक दूसरे के साथ सेट कर लें। जैसे मान लीजिए कि पाउंड यूरो के साथ सेट हो जाए, कि जो भी आपस में एक्सचेंज रेट सेट करना चाहते हैं। अब डॉलर को सेंट्रलाइज मत रखिए, डॉलर जिनके पास है उनका क्या करना है वो हम बताएंगे, लेकिन सभी कंट्री अब अपनी अपनी करेंसी को मार्केट में छोड़ दें। जो कंट्री में लोग जैसी डिमांड करेंगे करेंसी की, उसी हिसाब से आप अपना रेट तय कर लो। तो 1971 में जब निक्सन ने ये शॉक दिया कि कोई भी, किसी का भी डॉलर अब गोल्ड में कन्वर्टेबल नहीं होगा, और जिनकी जो भी अपनी करेंसी है वो डॉलर के साथ पैक्ड नहीं रहेगी, डॉलर के साथ उसकी पैकिंग नहीं होगी, और ना ही डॉलर गोल्ड में कन्वर्टेबल होगा। और जितनी भी कंट्री की अपनी करेंसी है वो अपना मार्केट के ऊपर छोड़ दें, या आपस में किसी एक दूसरे की कंट्री के साथ अपनी करेंसी को फिक्स कर लें। तो मतलब निक्सन ने अपने हाथ छोड़ दिए बिल्कुल कि भाई हाँ, डॉलर जिनके पास है उसका क्या करना है मैं बता दूंगा, लेकिन फिलहाल अपनी अपनी कंट्री की करेंसी को अपने हिसाब से देखें, या तो मार्केट के ऊपर छोड़ दें या आपस में एक दूसरे के साथ फिक्स कर लें। तो 1971 में जब निक्सन ने ये शॉक्स दिया कि डॉलर विल नॉट बी कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड एंड लेट द मार्केट डिसाइड व्हाट विल बी द ईच कंट्री करेंसी एक्सचेंज रेट, कि मार्केट पर छोड़ दें अपनी अपनी कंट्री करेंसी को, कि मार्केट क्या रिस्पॉन्स करती है कि आपकी कंट्री की वैल्यू दूसरी कंट्री की नज़र में, लोगों की नज़रों में उसकी क्या डिमांड है। तो जितनी भी यूरोपियन कंट्री थी वो इस बात से बहुत डर गई कि हमें अपनी अपनी कंट्री पर डिपेंड रहना पड़ेगा। पहले यूएसए ने बोला कि डॉलर को लेकर एक्सचेंज करो, हम डॉलर का आपको डॉलर के बदले में हम गोल्ड का बैकअप दे देंगे, डॉलर अगर यूज़ नहीं करते हो तो हम डॉलर के बदले में गोल्ड दे देंगे। तो जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ थी, जिसमें जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली, रशिया, ऑस्ट्रिया या सर्बिया, जितनी भी यूरोपियन कंट्री थी, उन्होंने क्या किया, अपनी सारी की सारी कंट्री की करेंसी को एक पूल बना लिया, एक कमेटी बना ली, और पूल कह लो या बास्केट कह लो, तो और उन्होंने अपनी सारी करेंसी को उसमें डाल दिया। मतलब अपनी सारी जितनी भी उनकी असेट्स थी, जो भी मतलब वैल्यू थी उनकी करेंसी की, सारी करेंसी की वैल्यू को उन्होंने एक इंडेक्स बना दिया, एक बास्केट में डाल दिया, एक इंडेक्स बना दिया, और उसमें सारे रेट डाल दिए। अब लोगों को बोला गया कि डिमांड करें। तो जैसे जैसे लोगों ने एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के लोगों ने एक दूसरे की करेंसी के लिए डिमांड किया, तो रेट अपने आप निकल के सामने आ गया। तो उस समय एक नए सिस्टम का जनरेशन हुआ जिसको बोला जाता है बास्केट ऑफ करेंसी। तो 1971 के ब्रिटेन वुड सिस्टम के एंड होने के बाद एक नई सिस्टम का मतलब एक नया सिस्टम हमारे सामने आया, जिसको बास्केट ऑफ करेंसी के नाम से बोला गया।
जो बेसिकली जिसकी शुरुआत की थी यूरोपियन कंट्री ने, जो 1971 से लेकर 1991 तक चला। ठीक है, उस पूल में बेसिकली 6 करेंसीज़ को शामिल किया गया। एक यूरो करेंसी, जैपनीज़ येन, ब्रिटिश पाउंड, कैनेडियन डॉलर, स्विस फ्रैंक और स्वीडिश करोना। ये टोटल मिला के 6 करेंसी जिन्होंने मिलकर अपना एक अलग से इंडेक्स बना लिया और लोगों को बोला कि जो भी डिमांड है आपकी वो बताइए और उसी हिसाब से रेट को फिक्स किया जाएगा एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ। तो दे मेक अ पूल और बास्केट एंड पुट देयर ऑल करेंसीज एंड लेट द मार्केट विल डिसाइड व्हाट विल बी द एक्सचेंज रेट टू ईच अदर। पहले मार्केट डिसाइड करेगी, जब मार्केट डिसाइड कर लेगी कि हाँ भाई ये रेट है, तो उस रेट पर एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेडिंग करेगी और वो रेट फिक्स रहेगा। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1979 1970 से लेकर 1979 के बीच में देयर वाज अ ऑयल शॉक, और उस समय में एक बहुत बड़ी घटना हुई ऑयल शॉक्स की। इजराइल और अरब कंट्री के बीच में तेल के कुओं को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा होने लगा। जो इजराइल था वो अरब कंट्रीज़ के जो कुएँ थे, तेल के कुएँ, उन पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा था। तो अरब कंट्रियों को, जो अरब कंट्रीज थी, उनको यूएसए से सपोर्ट मिल गया। यूएसए ने कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपके तेल के कुएँ कहीं नहीं जाएंगे, उन पर कोई कब्ज़ा नहीं होगा, हमारी मिलिट्री आपको सपोर्ट करेगी। तो उस समय जो ऑयल क्राइसिस हुआ था 1973 के आसपास, और उस समय पर जो ऑयल था, जो भी कंट्री इजराइल को सपोर्ट करी थी, बेसिकली इजराइल को कौन सपोर्ट कर रहा था? कनाडा, जापान, यूके, जो यूरोपियन कंट्री थी वो इजराइल को सपोर्ट कर रही थी कि हम आपको अरब से तेल के कुएँ दिलवा के रहेंगे। तो उस समय पर अरब कंट्रियों ने जापान, यूके हो गया, कनाडा हो गया, बहुत सारी कंट्रीज़ को तेल सप्लाई करना बंद कर दिया था। सिर्फ यूएसए ऐसा था जिसने अरब कंट्री को सपोर्ट किया और अपनी मिलिट्री भेजकर अरब कंट्री को सपोर्ट कराया। तो अरब कंट्री ने यूएसए को भी सपोर्ट किया। यूएसए ने कहा कि आप एक काम करें, हमारी हेल्प करें, हमारी करेंसी जितने भी लोगों के पास है, क्योंकि यूएसए चाहता था कि उसकी करेंसी पूरी इंटरनेशनल मार्केट में बनी रहे, पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में उसकी करेंसी बनी रहे। तो अरब ने उसको ये कहा, अरब कंट्रीज़ ने उनको ये सपोर्ट किया कि जितना भी हमारे पास तेल है हम उन्हीं लोगों को प्रोवाइड कराएंगे जिनको आप चाहते हो। तो अरब कंट्री ने यूएसए से पूछा कि आप चाहते, किस किस को चाहते हो कि हम अपना तेल प्रोवाइड कराएं, ऑयल प्रोवाइड कराएं। तो यूएसए ने जिन जिन के नाम रेफ़र किए, जिन जिन कंट्री के पास डॉलर था, उन सभी को अलाउड किया गया कि आप अपने डॉलर हमें वापस ना दे के, हमें मत दो, अपना गोल्ड मत लो हमसे, और हमारा डॉलर जो आपके पास है, यूएसए ने बोला कि आप अपना डॉलर जो है वो खर्च कीजिए तेल के ऊपर। जितना भी मार्केट में आप तेल लेना चाहते हैं, ऑयल लेना चाहते हैं, पेट्रोल लेना चाहते हैं, वो अरब कंट्री से डॉलर दे के ले लीजिए। तो आज भी इसीलिए डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप क्रूड ऑयल परचेज़ करते हैं अरब कंट्री से तो आपको डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है, और ये बात है 1973 की। तब से आपका डॉलर जो है वो ग्लोबली एक्लेम्ड किया जाता है, ग्लोबली करेंसी मानी जाती है, क्योंकि मेजर कंट्रीज़ ऐसी हमारे कंट्री में आज के टाइम पर जहाँ पर आप डॉलर दे के पेमेंट, डॉलर दे के अपना ट्रेड कर सकते हो। तो आपने जैसा देखा कि हमारी जो हिस्ट्री रही है फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम की, उसमें 1870 से लेकर 1944 तक हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड रहा, जिसमें गोल्ड के बेसिस पर एक्सचेंज रेट फिक्स किया जाता था। उसके बाद 1944 में ब्रेटन वुड्स सिस्टम आया, जिसमें डॉलर को ग्लोबल करेंसी माना गया। सारी जितनी भी कंट्री की करेंसीज थी वो डॉलर पे फिक्स रहती थी, और डॉलर किस पे फिक्स रहता था? गोल्ड पे फिक्स रहता था। उसके बाद 1970 में, जब 1944 से लेकर 1970 तक आपका ब्रेटन वुड्स सिस्टम रहा, और 1970 में ब्रेटन वुड्स सिस्टम एंड हो गया, डॉलर को बिल्कुल अलग कर दिया गया, गोल्ड स्टैंडर्ड बिल्कुल बंद हो गया था। और उसके बाद बास्केट ऑफ करेंसी आया, जिसमें यूरोपियन कंट्री ने अपनी कमेटी बनाकर एक बास्केट ऑफ करेंसी सिस्टम किया, एक इंडेक्स सेट किया, जिसमें यूरोपियन कंट्री ने अपनी करेंसी को मिलाकर एक इंडेक्स बनाया, एक रेट तय किया, जो भी आपका, वो भी आपका फिक्स एक्सचेंज सिस्टम में ही चला। और उसके बाद 1991 में हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम आ गया, जिसमें हिस्ट्री ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम में हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम खत्म होकर 1991 में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम आ गया। और आज के सिनारियो में जो रेट चल रहा है वो चल रहा है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसमें हम फ्लोटिंग और जो आपका फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम होता है दोनों को मिलाकर मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम फॉलो करते हैं।